नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियत से जो अपने कार्यों से और किसी न किसी तरीके से विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे साकेत कुमार जी से, जो वाटर सेगमेंट पर काम कर रहे हैं। वाटर बैंक संस्थान से जुड़कर समाज के विकास में और प्राकृतिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस प्रकार से वो इस पर काम करके लोगों की मदद कर पा रहे हैं, जो पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको बाहर निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम उनका स्वागत करें। साकेत जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कब लगा कि वाटर सेगमेंट पर काम कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बहुत कठिन सवाल है। हम सब लोग 80% पानी ही हैं और हमारा पूरा जीवन, जैसा बोला जाता है कि जल ही जीवन है, पानी की जो रियल वैल्यू है, उसका जो महत्व है, उसको लेकर मतलब बहुत तरह से लोगों ने बातें रखी हैं। रहीमन पानी राखिए सब बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग समय काल में बहुत सारे जो दार्शनिक रहे, फिलांथ्रोपिस्ट रहे, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से बातों को रखा है। लेकिन एक तरह से मैं पानी पर आया हूँ। हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग के काम को करते करते कुछ इजाद हुआ, उसके बाद समझ में आया कि ये किस तरह से चीज़ों को मिटिगेट करता है, पानी को किस तरह से शुद्ध करता है। फिर उसके बाद पानी की कैसी कैसी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो एक ये कंटिन्यूस जर्नी है, इटर्नल जर्नी है। जैसा पानी निरंतर बहते रहता है स्वरूप बदल बदल कर, उसी तरह से पानी की भी समस्याओं को जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरह से समझा। और अभी भी हर दौर में, हर जीवन के नए अध्याय में एक नया आयाम मिल जाता है कि पानी की नई समस्या कुछ समझ में आती है, जानकारी मिलती है और उसके तरफ भी दिमाग लगता है। तो एक तरह से ये 20 साल की जर्नी है पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, और चल रही है। तो वाटर बैंक संस्थान से आप कब जुड़े हैं? देखिए, वाटर बैंक संस्थान भी हम ही लोगों का शुरू किया हुआ है। और हालांकि मैं जैसा बोल रहा हूँ कि इसके बारे में एक विचार तो 20 साल से चल रहा है कि जो हमारा इसमें लक्ष्य है, जो हम करना चाहते हैं, जिस तरह से प्रकृति केंद्रित विकास का एक मॉडल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो है। औपचारिक रूप से 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई है और हम लोग अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट देश भर में, इसके अलग अलग मिशन हैं हमारे, जिसको हम लोग कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं जी। तो क्योंकि आप वाटर सेगमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि अभी इसकी क्या स्थिति है। नहीं, देखिए, स्थिति तो बहुत भयावह है जी। और मतलब बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे आंकड़े जो हमें बता रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट्स है, कंट्रीज़ की रिपोर्ट है। वाटर जैसे हमारे यहाँ स्टेट का सब्जेक्ट है जी। भारत में, तो हर स्टेट की अपनी लोकल इकाई की क्या उसकी जो समस्या है उसके बारे में एक रिपोर्ट है। कुछ पुरानी है, कुछ नई है, कुछ बहुत ही नई है। जो विशेषकर इधर 2020 कोविड के बाद सबकी जो रिपोर्ट्स है, वो बहुत भयावह स्थिति को दिखाती है। किसी गांव को आप ले लें जहाँ आर्सेनिक की समस्या है, तो वहाँ पता चलेगा 50 साल से ऊपर सारे लोगों को कैंसर है। कहीं फ्लोराइड की समस्या है पलामू जैसे जगह में, झारखंड में, तो वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे बच्चे हाथ पैर दर्द कर रहा है, जब तक उनको कोई ऐसे हाथ थोड़ा दबा ना दे। दांतों में, बोन्स में एलिफेंटा हो गया है बच्चों को, माताओं बहनों को। मतलब मरना तो सबों को है, लेकिन जो दर्दनाक मौत पानी की संक्रमण के कारण है। तो वाटर क्वालिटी भी एक इशू है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक इशू है। जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। वाटर का इफ़ेक्ट हर जगह है पर्यावरण में। अभी आप जैसे देखेंगे कि जिस तरह से बाढ़ आ रही है, अभी हम जहाँ बैठे हैं, दुनिया भर के कितने सारे देश ऐसे हैं, प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी के कारण, बाढ़ के कारण भयावह स्थिति है। हीट वेव्स कितना बढ़ा है हम देखें। जो जलवायु परिवर्तन की इतने सारे आंकड़े हैं कि इसके विषय में मैं कुछ और ऐड करूँ, ये बहुत लाभान्वित नहीं करेगा इस पूरे विषय को। मगर हाँ, उसमें किस तरह से उसका नज़रिया, जो अगर हम जब तक समस्या को नहीं समझेंगे
अच्छे से, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। पाएंगे। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को लगता है ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है हम सोसाइटी में एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक ऑप्शन बना लेते हैं, एक छोटा सा पिट बनाएंगे, उसमें हम पहले कुछ कार्बन डालेंगे, कुछ सैंड डालेंगे करके बना लिया। लेकिन उसका क्या, जो इतने सारे आपके हैवी मेटल या फिर पेस्टिसाइड्स जो आपने यूज़ किया है जस्ट 3-4 महीने पहले, उसको आप कैसे ग्राउंड वाटर में जाने से रोक रहे हैं? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो हम कभी कभी समस्या को समाधान करते हैं, भूगर्भ में वैसा पानी जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत सारा केमिकल कंटामिनेशन या हैवी मेटल कंटामिनेशन लेके जा रहा है, और हम कैसे भूगर्भ में वैसा पानी रख सकते हैं जैसा हम पीना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्राउंड वाटर है वो केवल हमारे बोरिंग करके अवेल करने के लिए नहीं है। एक ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत तरह के पूरे बायोडाइवर्सिटी को, पूरे इकोलॉजी को पता चलेगा कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर के एक जंगल को पोषित कर रहा हो। तो नज़रिया बहुत ज़रूरी है बदलने का। समस्या के आंकड़े मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं जी। तो जैसा कि साकेत जी, आप बाटर वाटर प्रोग्राम पर आपकी संस्थान काम कर रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बाटर वाटर प्रोग्राम क्या है और इससे आप लोग कैसे मतलब लोगों की मदद कर पा रहे हैं, और ये किस तरह का प्रोग्राम है? देखिए, बाटर वाटर एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है जी, जो हम प्रकृति केंद्रित विकास के ऊपर जो एक मॉडल रखना चाहते हैं। बहुत सारे आइट्रेशन करने के बाद क्या समस्या, किस तरह से उसका समाधान, क्या फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन हो सकता है, मूल जड़ क्या है समस्या की। तो एक देखिएगा, एक अंधा मतलब विकास का एक अंधा मॉडल, जिसको ये नहीं समझ में आता है कि रोड बनने से पेड़ कट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको ये नहीं समझ में आता है कि इंडस्ट्री से कुछ अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है तो उसका जो वेस्ट है वो कैसे ड्रेनेज में जाके फिर नदियों तक से जाके समंदर तक जा रहा है, और वो समंदर का जीवन कैसे हमारे जीवन को इम्पैक्ट करता है, पूरी जलवायु को, पूरे के पूरे पर्यावरण को किस तरह से बैलेंस करके रखता है। इन सब चीज़ों को जो नहीं देख के एक अंधी रेस में बस प्रॉफिट सेंट्रिक जो मॉडल है विकास का, वही मेन समस्या है, और हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक काम करने की एक प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, सब लोगों की समझ में ही नहीं आता है कि आखिर में ये प्रयास किस तरह का है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इस बाज़ारवाद में उलझ गए हैं कि हमारी पहले तो कपड़े, खाने, सब्जियां, पानी तक बाज़ार के चपेट में आया, अब तो लोगों की खुशियां, लोगों के दुख, लोगों के सुख, ये सब कुछ बाज़ार पे निर्भर कर रहा है। आज अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो आपकी खुशियाँ आ जाएंगी, सब तरफ से लोग आ जाएंगे। तो बाज़ार इस चीज़ के लिए बाध्य कर रहा है, बहुत सारे उसके तरीके हैं। तो इसी में हम प्रकृति केंद्रित विकास की जब परिकल्पना करते हैं, और कोई सालों से, सैकड़ों सालों से बहुत सारे जो हमारे दार्शनिक या हमारे जो नेता देश में आए, जिन्होंने एक विचार रखा कि किस तरह का समाज होना चाहिए, किस तरह की प्रकृति होनी चाहिए, तो उस सब के आलोक में जो एक हमें ये समझ में आया कि जैसे बाटर वाटर का हम जो आधार थीम उसका रखते हैं, वो रखते हैं कि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लोकल सस्टेनेबल इकोलॉजी, लेट इट बी द बेसिस ऑफ लोकल सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो कैसे पानी को हम एक लोकल, एक कस्बे का, एक पंचायत का, एक डिस्ट्रिक्ट का एक इंसेंटिवाइजिंग मॉडल बना सकते हैं, जिससे कि पानी से लोग पानी के लिए काम करें। क्योंकि पानी का मूल्य हम अक्सर लगाते हैं कि ठीक है 10 रुपये की बॉटल, 20 रुपये की बॉटल, 850 रुपये की बॉटल, या फिर 20 रुपये में 20 लीटर पानी कैन का, या फिर एक टैंकर पानी इतने का। पानी की कीमत एक्चुअली में लाइफ है। बिल्कुल। इतने 20 साल के जर्नी में इसमें काम करने पे हम लोगों ने जो देखा है कि कई गांव ऐसे हैं जहां 50 साल से ऊपर कोई जिंदा नहीं है। जी। मतलब फिजिकली चैलेंज्ड, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे जेनेटिकल डिफॉर्मेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है, हमारे आयरन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो प्रॉब्लम होती है, मलेरिया, डायरिया, ये सब तो है ही, जिसके कारण हम देख रहे हैं कितने सारे चाइल्ड मतलब मोर्टेलिटी रेट आप देख ले, और किस तरह का इम्पैक्ट जो है हेल्थ पे आ रहा है। आप रूरल एरिया में जाएं तो कहीं भी पीने का पानी सही नहीं है। लेकिन जो जटिल समस्याएं और हैं, जैसे कि अब हेवी मेटल की समस्याएं हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, मरकरी, यूरेनियम, इन सब चीज़ों के कारण
मतलब जेनेटिक डिफॉर्मेशन से लेके किडनी फेलियर, कैंसर और बहुत सारी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम कितना अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, हम अपना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना चाहिए, और बहुत बड़ा बजट सरकार की तरफ से जड़ पे काम करना जरूरी है, रूट पे काम करना जरूरी है। और पानी कहीं ना कहीं आधार है। बिल्कुल, हम जीवन का आधार बोलते हैं तो केवल इसका ही नहीं है कि मतलब एक हमने अभी पानी बावनी लिखी है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और उसमें एक बोलते हैं कि मछली मछली जल की रानी, कहते उसको हम सब प्राणी, पानी बिन जब जिए न चिड़िया, कहो उसे भी जल की गुड़िया। तो दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है घास से लेके इंसान तक जो 80% पानी नहीं है, 70% पानी नहीं है। फॉरगेट अबाउट कि उसको पानी पीने की जरूरत है, वो खुद अपने आप में, ये प्लास्टिक भी अगर है तो इसमें कुछ 0.3% मॉइस्चर होगा अंदर, डायमंड के अंदर, कोयले के अंदर, तो पानी हर जगह है। और वाटर पे जहां हम बात करते हैं तो कैसे आप पानी के बदले कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम कीजिए। जैसे कि इस प्रोग्राम को हमने अभी जस्ट पिछले साल यूनाइटेड नेशन के वाटर कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया है। और अभी हम आरा में एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं जहां हम बोल रहे हैं कि आप अपने घर के 10 मीटर के आसपास के एरिया को प्लास्टिक फ्री कीजिए और आपको 5000 लीटर पानी का वाटर क्रेडिट मिलता है। ये वाटर प्रोग्राम, ये वाटर प्रोग्राम है। तो ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, इसमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वो कियोस्क है जहाँ से पानी आपको एक लंबे समय तक बिना किसी लंबे मेंटेनेंस या ऑपरेशन का खर्च या एफर्ट किए हुए एक लंबे समय से आपको पानी मिलता रहे। और उस पानी के वाटर क्रेडिट के लिए आप किस तरह से लोगों को, लोकल कम्युनिटी के एंगेज कर सकते हैं कि वो अलग अलग तरह के वाटर एक्शन दे पाए, प्रकृति के प्रति करें। अपना सैनिटेशन, अपना हाइजीन ठीक करना जरूरी है। अगर लोग अपने अगर लोगों की टॉयलेट्स खराब होती हैं, सामने नाली जा रही है जो गंदी है, वहाँ से एक चूहा भाग के आता है, वो घर में पार होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फैलाता है, उससे जो बच्चे क्रॉल करते हुए उधर से पार होएंगे, फिर उसी हाथ से वो खाएंगे, इन्फेक्शन फैलता है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फिर उनको होगी। तो देखिए विषय ये बहुत बड़ा है और वाटर हमारा प्रोग्राम यही है कि कैसे हम लोकल सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए एक नई तरह का इंसेंटिवाइजिंग मॉडल, और खास करके जहाँ वाटर स्कैर्सिटी है, वाटर क्वालिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पीने गरीब से गरीब परिवार 50 रुपये जो सब्जी और भाजी का नहीं खर्च कर सकता है, उसको 50 रुपये हफ्ते का पानी में खर्च करना पड़ता है। तो उन लोगों को अगर हम पानी दे के कुछ काम कराएं, अच्छा पानी जो कि पौष्टिक भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इल मैनर्ड, इल ट्रीटेड पानी हो, तो ये प्रोग्राम है। तो ये अब तक इस प्रोग्राम से कितनी जगहों पर किन लोगों को लाभ मिल सका है और कहाँ पर आप लोगों ने इसके ज़रिए काम किया? देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि मोस्टली हम लोग उन सब जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। और ये हमने एक IIT खड़गपुर जो मेरा अल्मा मैटर है, वहाँ से हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व करा के लाई है, जिसको कि हम अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये वाटर को प्यूरिफाई करने की नई टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया की टॉप 100 इनोवेशन में भी लिस्टेड हुई है अभी। और इसको हर जगह प्लेटफॉर्म में, चाहे वो देश की अलग अलग जो टाइफैक जैसी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हो, उन सब ने इवैल्यूएट किया है और हमें सपोर्ट भी किया है इसको इवॉल्व करने में। तो उससे हम आर्सेनिक और अलग अलग तरह के हैवी मेटल को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम वैसे ही जगहों को पकड़े हैं जहाँ पर कि वाटर की बहुत ज़्यादा समस्या है और ख़ास करके आर्सेनिक की जहाँ समस्या है। तो असम के कुछ स्टेट हैं, जैसे भूटान बॉर्डर पे आपका बक्सा जो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बुरी तरह से आर्सेनिक अफेक्टेड है। वहाँ इतनी रैपिड रेट पे कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर्स के केसेस बढ़ रहे हैं कि वहाँ पर काम करना जरूरी है। हमने वहाँ भी काम किया है, चेरापूंजी अरुणाचल प्रदेश में, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तो खैर वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्सेनिक अफेक्टेड एरिया है। उसी तरह से बंगाल भी इक्वली काफ़ी बड़ा एरिया है। इवन झारखंड में साहिबगंज जो जगह है, हमने वहाँ भी आर्सेनिक मिटिगेशन किया है। कुछ गांव वहाँ पर हैं जहाँ आर्सेनिक पॉइजनिंग थी पानी में, तो हम लोग वहाँ पर लगभग पिछले 4 साल से लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह से बोलिएगा एक पूरा इवॉल्विंग जर्नी है। हमें लगता है कि हम अभी भी ठीक से शुरू नहीं कर पाए हैं। जो हम जितनी सारी योजनाएं हैं हमारी कि कैसे एक पूरे के पूरे क्षेत्र को, एक पूरे के पूरे जिले को वाटर के माध्यम से इको सेंट्रिक मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। संतुष्ट नहीं है अभी भी? हाँ, ये तो है। ये तो इनोवेशन एक कंटिन्यूअस जर्नी है और संतोष कभी नहीं होता है। आप मतलब नूरे इल्म बढ़ता जाता है इंसान का पैदाइश के साथ, दायरा अंधेर बढ़ता ही जाता है रोशनी के साथ। इसको समझिएगा, ये बहुत एक शेर है, मैंने बहुत पहले लिखा था और इसका मतलब यही है कि जितना आप जानते हैं,
जितना आप सफाई करने लगते हैं आपको लगता है कि गंदगी तो और गहरी है, उसमें काम करने की ज़रूरत और है। तो आप उन जगहों को, उन प्लेसेस को लोकेट कैसे करते हैं जहाँ का पानी का हैबिटेट ख़राब होता है? देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने बोला कि रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं जी। अभी तक। अलग अलग तरह की एजेंसीज हो, यूनाइटेड नेशन की हो या कंट्रीज़ की हो, इन लोगों ने एक काम जो कर पाए हैं वो वाटर टेस्टिंग कर पाए हैं। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कुछ लिस्ट्स होती हैं वाटर क्वालिटी के ऊपर, जल शक्ति मंत्रालय की कुछ लिस्ट होती है, और ये लोग बहुत लंबे समय से 25 साल से 20 साल पहले कभी वाटर सैम्पलिंग हुई, उसकी टेस्टिंग हुई, ऐसा कुछ ड्राइव हुआ। झारखंड की भी लिस्टिंग है, E29 है, E30 है, C17 है, ये सब लिस्ट्स हैं गवर्नमेंट की, जिससे आपको एक मेजर नॉलेज तो बन ही जाता है। मगर उसके बाद भी देखिए, सिम्टम्स जैसे बोलते हैं ना, बीमारी का सिम्टम्स भी देखना होता है। तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारी जैसे रिपोर्ट्स जो बन रही हैं, उसके अलावा जो हेल्थ के हैजार्ड्स हैं, जैसे अमृतसर गुरदासपुर एरिया जो है पंजाब हरियाणा का, सबसे ज़्यादा कैंसर की केसेस, मतलब कैंसर ट्रेन चलती है वहाँ। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो किसी और तत्व से नहीं, पानी के कारण है। पानी कार्सिनोजेनेटिक जो एलिमेंट है, हैवी मेटल्स जो हैं, उनसे पॉल्यूटेड पानी को पीने से, उनके पानी में उगे हुए अनाज सब्जियां खाने से लोगों को कैंसर हो रहा है। तो फिर वो वैसे जगहों को न्यूज़ में आते रहता है मीडिया के माध्यम से, और बाकी जिन सब क्षेत्रों में हम काम कार्यरत हैं उधर हम लोग खुद भी अपनी टेस्टिंग करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स करते हैं, ताकि हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल और अगले 30 साल 50 साल का एक समस्या का समाधान निकाल पाए, प्रकल्प रखा पाए। जी। तो जैसे क्योंकि हम झारखंड में, तो हम राजधानी की बात करते हैं, जैसे कि रांची में हर साल 7 फीट पानी नीचे जा रहा है, तो ऐसे में जितना ड्राइनेस है, ऐसे में सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए और आपकी संस्थान इस पे कैसे काम कर रही है? देखिए, एक्चुअली में जितने भी प्लेटोइक रीजन हैं, पठारी क्षेत्र हैं, उधर तो बहुत बड़ी समस्या है पानी की। और आप समझ लें, जैसे रांची से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि चेरापूंजी को हम सब जानते हैं, बच्चे चेरापूंजी का नाम इसीलिए जानते हैं क्योंकि हाईएस्ट रेनफॉल डेंसिटी थी वहाँ पर, और जीके का, क्विज का वो क्वेश्चन हमेशा रहा है। लेकिन चेरापूंजी में आज पीने को पानी नहीं है 4 से 5 महीना। वो भी एक प्लेटो है, पठारी क्षेत्र है, और वहाँ जितना अर्बनाइजेशन हो गया, जितनी वाटर की बोरिंग हो गई, जितने वाटर सोर्सेस क्रिएट किए गए, जितना वाटर विड्रॉल हो रहा है, और जितना वहाँ वाटर फॉल हो रहा है, और उसमें भी अर्बनाइजेशन के कारण जितना वाटर आपका सेटल कर रहा है ग्राउंड वाटर में, और फिर आप उसको कितना जल्दी निकाल रहे हैं, वो जो आपका एनुअल साइकिल है, उसके हिसाब से वो बहुत बुरी भयावह स्थिति है। अगर यही स्थिति रही तो अगले 10 से 15 साल में मतलब एक बस पहाड़ रह जाएगा चेरापूंजी। उसी तरह से झारखंड में नेतरहाट पे, जहां हम बहुत विशेष फोकस होकर काम कर रहे हैं, छोटा नागपुर, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है नेतरहाट को। नेतरहाट में भी लगभग 12-13 नेचुरल स्प्रिंग थे, जहां पर कि नेचुरली पानी निकलता था सालों भर, बारिश में ही केवल नहीं। तो अब वो सब ड्राई कर गए हैं, क्योंकि वहाँ भी अर्बनाइजेशन हुआ है, वहाँ भी बोरिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर भी वाटर का विड्रॉल है, सीपेज नहीं है ठीक से। हम जितने प्लास्टिक फेंक रहे हैं, वो भी हमारे पर्यटक जाते हैं प्लास्टिक फेंकते हैं, वो भी एरिया में वाटर सेटल होने के लिए स्पेस को वो भी ऑक्यूपाई कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, डैम्प क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरह से समस्याएं पठारी एरिया में ज़्यादा है, और रांची तो एक बहुत विस्तृत पठार है बहुत, और यहाँ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर काफ़ी हाई है। आप देखेंगे कि जैसे रातू रोड एरिया, ये जहाँ हम बैठे हैं, इसी एरिया में पहले पानी 50 फीट 100 फीट से नीचे कभी नहीं जाता था। आज 700 फीट तक यहाँ पानी नहीं मिलता है। जिनकी भी यहाँ पुरानी बोरिंग है 300-400 फीट वाली, वो सब ड्राई हो जाती हैं गर्मी में 2-3 महीने में, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रातू रोड, मोराबादी, मेन रोड, आप रांची की केवल समस्या देखेंगे। झारखंड पठारी एरिया होने के कारण, माइनिंग रिच एरिया होने के कारण, यहाँ पर पानी के लिए और हमें ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है, और जितना अंदर जाके हम पानी को विड्रॉल कर रहे हैं, उतना ही पानी की समस्या बढ़ रही है। और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से केवल देखिए वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वाटर क्वालिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी। जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से जिस तरह से आर्सेनिक की समस्या बढ़ी है, अभी रांची में ही देखिए 15 साल पहले कहीं आर्सेनिक नहीं था, आज लगभग 85% रांची आपका आर्सेनिक कंटामिनेटेड है। मतलब मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और ये सब आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, गवर्नमेंट के वेरियस रिपोर्ट्स और बहुत सारे रिसर्चर्स के रिपोर्ट से सब कुछ बहुत डेटा क्लियर है कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। तो हालत तो बहुत ख़राब है। हालांकि मैं ये मानता हूँ
लोग बोलते हैं कि झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है, लोग बोलते हैं कि झारखंड में आयरन ओर है तो बॉक्साइड है, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा जो नेचुरल रिसोर्स झारखंड का है, यहाँ का लैंडस्केप को अगर हम समझें तो उसके हिसाब से पानी है। अगर हमने यहाँ पानी को बहुत अच्छे से प्लान कर लिया तो हम इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि हम शायद आसपास के सारे स्टेट्स को अपने नेचुरल तरीके से, बिना किसी कोयला से बिजली पैदा किए हुए, पानी से केवल वो कर सकते हैं। मगर गनीमत यही है कि हम समस्या को सही तरीके से आकलन नहीं कर रहे हैं, उसको सही नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, और मगर समय बदल रहा है, लोग भी अपने विचार बदल रहे हैं। तो ऐसे में पानी की बात हो रही है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो कई बार हम सुनते हैं कि आरओ वाटर प्यूरिफायर्स हमें यूज़ करना चाहिए, करते भी हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीमिनरलाइज कर देता है पानी को। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है जो वाटर प्यूरिफायर, मतलब सही टेक्नोलॉजी क्या है वाटर प्यूरिफायर? देखिए, मैं आरओ के संबंध में जहाँ तक बात है तो मैं तो लगभग 20 साल से ये बात बोल रहा हूँ। अब हालांकि यूट्यूब में भी और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ये बातें होने लगी है। आरओ पानी को मतलब वेस्ट करता है, जितना पानी वो फिल्टर करता है वो एक्चुअली फिल्टर नहीं कर रहा है, वो वेस्ट कर रहा है। आपको वेस्ट पानी पीते हैं आप। मैं उसको कैटेगराइज करता हूँ 5 तरीकों से। पहला तो ये वाटर को वेस्ट करता है एज अ रिजेक्ट वाटर। दूसरा ये है कि ये पानी से बहुत सारे जो बड़े मॉलिक्यूलर साइज हैं जिन मिनरल्स के, वो सबको रिजेक्ट वाटर में हटा देता है। तो जो आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि पानी में घुला हो तो बहुत बेहतर है शरीर के, रादर देन एक टैबलेट खा के आप पानी पिए तो वो जो एलिमेंट्स उसको हटाता है। तीसरा चीज़ ये पानी को एसिडिक भी कर देता है। आप अगर आरओ प्यूरिफायर 1-2 महीने के बाद नए खरीदने के बाद टेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा रॉ वाटर के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, मगर ज़्यादा चांसेस है कि आपका पानी 6 pH से नीचे, 5.5 या कभी कभी तो 4 तक या उससे भी नीचे जाता है। तो ये 3 समस्या हो गई, जैसा मैंने बताया आपको कि एक तो वाटर वेस्ट कर रहा है, दूसरा ये आपका मिनरल्स को हटा रहा है, डीमिनरलाइज कर रहा है जो आप बोल रही हैं, उसके अलावा ये पानी का पीएच वैल्यू घटा रहा है, जो एसिडिक, आप ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक एलिमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आपका बॉडी हर जगह से एसिडिक क्रिएट करते रहता है, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो या आपकी आंतें हो या आपकी बॉडी हो, ब्लड सेल्स हो, हर जगह एसिड निकल रहा है। अब उसमें और एसिड मिक्स कर रहे हैं, एसिडिक पानी पी रहे हैं। जी, तो ऐसे में आप पानी की समस्या जो हमें बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि 2040 या 2050 तक पानी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या फ्यूचर है हमारा पानी को लेकर के? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत, ये जो जितने सेव वाटर कैंपेन्स हैं या फिर पानी ख़त्म हो जाएगा, इन सब चीज़ों पे मैं एक चीज़ ये हमेशा बोलता हूँ कि जितना जल था शुरुआत में, आज भी है उतना ही साथ में, बूंद बराबर नष्ट न होता, निर्जल सम कोई कष्ट न होता। मतलब जितना पानी धरती बनने समय था, आज भी उतना ही, एक बूंद पानी भी, मून मिशन में कुछ बाल्टी हम लोगों ने उधर वेस्ट कर दिया होगा, अदरवाइज जितना पानी था उतना ही है। पानी की समस्या 2 तरह की है। एक तो है वाटर क्वालिटी की समस्या कि हम पानी में मिला रहे हैं, अलग अलग तरह के वेस्ट मिला रहे हैं, इंडस्ट्री से, घर से, प्लास्टिक मिला रहे हैं, उसमें बहुत तरह की जो कंटामिनेशन कर रहे हैं, तो वाटर क्वालिटी की एक समस्या है। और दूसरा वाटर रिसोर्स की समस्या कि कुएं सूख गए हमारे, तालाब सूख गए हमारे, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर टेबल बढ़ रहा है, बाढ़ भी तो आ रहा है। तो मतलब पानी ओवरऑल सेम है, वाटर का मैनेजमेंट इज द मेन इशू, और हम लोगों को वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये किसी एक कंट्री की बात नहीं है, वाटर भाप बन जाता है तो ये दूसरे कंट्री में चला जाता है बारिश होके। तो बहुत सारी हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का यहाँ जो एक प्रेडिक्शन है या फिर उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसको लेके, वो भी बहुत जिम्मेवारी बहुत आ जाती है, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए बड़ी पहल उनको लेनी पड़ेगी, और वो लोग ले भी रहे हैं। लेकिन जैसा प्रेडिक्शन है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज, तो हाँ, एक बहुत सही आकलन है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का है कि 2040 तक लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव टू माइग्रेट बिकॉज ऑफ वाटर प्रॉब्लम। तो इसमें जैसे रांची भी जगह है, अब पानी ख़त्म हो जाएगा, लोगों के पास पानी नहीं रहेगा। चेरापूंजी से लोग 3-4 महीने नीचे लोअर टेरेन में आ रहे हैं रहने के लिए, अपने भेड़ बकरी गाय सबको लेके। तो ये तो एक तरह से माइग्रेशन ही शुरू हो गया है, और जीवन को कितना प्रभावित करता है आप समझ सकते हैं। लोगों को पानी के लिए अगर कहीं जाना पड़े तो समस्या बहुत गहरी है। किसी एक आंकड़े से इसको आधारित करना और उस प्रेडिक्शन पे हमें आज से काम करना पड़ेगा, और सबको बहुत जोर से काम करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी।
तो जैसा कि हम जानते हैं आप बांस मिशन पर भी काम कर रहे हैं नेशनल बैम्बू मिशन के तहत, तो ये किस तरह का प्रोग्राम है और कैसे इस पर काम करते जी हैं? बिल्कुल, वाटर बैंक जब बांस मिशन पे काम करने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने ये बात जाननी चाहिए कि पानी और बांस का क्या संबंध है। तो मैं इसके ऊपर, अगर आपके पास समय है, मैं एक ये विषय बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं एक चर्चा में ये बात रख रहा था कि जो दो दोस्त होते हैं वो जब दुश्मन हो जाते हैं तो वो दुश्मनी बहुत गहरी हो जाती है। वैसे ही जैसे कि दो भाई होते हैं, अगर वो दुश्मन हो जाते हैं तो बहुत गहरे दुश्मन हो जाते हैं। महाभारत हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसी कहानी है। प्लास्टिक और पानी दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं जी। ना पानी प्लास्टिक में अपने आप को मिलने देता है और ना ही प्लास्टिक पानी को पार होने देता है जी। आप 1 ग्राम के एक प्लास्टिक में 5 लीटर पानी लेके 10 किलोमीटर चल सकते हैं, इस दावे के साथ कि एक बूंद नहीं गिरेगा। उनकी दुश्मनी इतनी है, दोनों एक दूसरे को प्रतिरोधक हैं। मगर जब यही मिल जाते हैं, जब ये दोस्त बन जाते हैं लंबे समय में, माइक्रो प्लास्टिक जब पानी में घुल जाता है तो वो उससे हट नहीं पाता है। तो एक विचार जो था कि हम कैसे प्लास्टिक पे काम करें, तो वहाँ से हम बैम्बू पे आए थे। और अभी नेतरहाट में हमने नेशनल बैम्बू मिशन के साथ मिडल केयर और बैम्बू प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है और हम गांव वाले लोगों को वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं कि बैम्बू के अलग अलग तरह की यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाइए, घर बनाइए, ब्रिज बनाइए, बैम्बू को वापस अपने जीवन में वनवासियों के जन जीवन में, रोज के जीवन में कैसे बांस को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके ऊपर एक विशेष काम हो रहा है कि वो प्लास्टिक से फ्री हो। फिर देखते हैं आगे इसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा। जी, तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने साकेत जी, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है इसके साथ साथ हमारे दर्शकों को। और पानी बावनी आपने बीच में हमें बताई, जिसके ज़रिए आपने पानी का महत्व भी हमें समझाया। इसके लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई बातें साकेत जी ने हमें बताई, और जैसे कि उन्होंने बताया कि वाटर सेगमेंट पर काम करके वो किस तरह से समाज के कल्याण में एक भागीदारी निभा रहे हैं, और इसके अलावा वो बैम्बू मिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए रोज़गार के अवसर भी निकल कर आते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये भी पानी से जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा ऐसे अन्य कार्यक्रम भी हैं जो वो कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसे अन्य कार्य भी हैं जो जिसकी वजह से समाज के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है। तो इसी के साथ अंत में मैं चाहूँगी आपको बताते चलो कि आप हमारे नई दिशाएं और अन्य कार्यक्रमों के लिए डीडी झारखंड, यूट्यूब के डीडी झारखंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहीं टाटा स्काई के चैनल नंबर 1145 पर भी डीडी झारखंड इजीली अवेलेबल है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नई दिशाएं के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।